नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कांग्रेसी नेताओं ने भारत चीन बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। हमले को बताया चीन की कायराना हरकत, कहा चीन के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। हरियाणा में पुलिस ने निकाली साइकिल रैली। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर युवा पीढ़ी को किया जागरूक। रैली में युवाओं व आम जनता ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। अचानक हुई बरसात ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। कई क्विंटल सूरजमुखी की फसल हुई खराब। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस द्वारा भारत चीन बॉर्डर पर गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को आज फतेहाबाद में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने इस हमले को चीन की कायराना हरकत बताते हुए चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सारी कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख के अंदर जिस तरीके से चाइना ने बहुत ही एक कायराना हरकत करके और हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, उसकी बदौलत आज सारे देश में बड़ा दुख और आक्रोश है, बड़ा गुस्सा है। तो कांग्रेस पार्टी आज सारे देश के अंदर 11 से लेकर 12 बजे तक उन शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा करके उनको पुष्प अर्पित कर रही है और सारे देश की एकता का प्रतीक देते हुए कांग्रेस पार्टी सारी हिंदुस्तान की जो हमारी फौज है उसके हम सारे साथ हैं। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी से एक बड़ा भारी सवाल इसके माध्यम से पूछना चाहती है कि चाइना 5 मई से ही हमारी सीमा के अंदर एंटर कर गया, तो मोदी सरकार ने चाइना को कैसे एंटर करने दिया हिंदुस्तान के अंदर? इस बात का जवाब सारा देश चाहता है और ये जवाब हमें चाहिए। और इसकी बदौलत ये हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, आज हम सब चाहते हैं कि उनका बलिदान जो है वो बेकार नहीं जाना चाहिए और बड़े भयंकर तरीके से इस बात का बदला भी लेना चाहिए और जो हमारी चीन के अंदर चीन घुसाया है उसको बहुत जल्द वापस अपनी सीमा में धकेलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार से मांग है। और एक बार पुनः हमारे जो 20 जवान संतोष बाबू जी हमारे कर्नल साहब के साथ जो शहीद हुए, उनको हम बहुत ही अश्रुपूर्ण और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और देश की फौज के साथ आज सारा कांग्रेस जन तो है ही है, सारे देश की जनता का हर व्यक्ति आज हिंदुस्तान की फौज के साथ खड़ा है और हम किसी भी कीमत में फौज का मनोबल जो है वो बिगड़ने नहीं देंगे। ये आज का हमारा प्रोग्राम है। ये तो आपके सामने है। कांग्रेस का जहाँ तक संबंध है, राहुल गांधी जी का आप पिछले 1 महीने से लगातार ट्वीट देख लो। 1 महीने से लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं कि चाइना हमारे देश में एंटर कर चुका है, इतने एरिया में आ चुका है। उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं माना और 15-16 जून की जो रात थी उसमें ये सारी पोजीशन क्लियर होगी ना, तो इसलिए जवाब तो सरकार को देना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी तो एक ही बात है, हम आज भी कहते हैं कि अगर सरकार कोई भी फैसला लेगी चीन के खिलाफ, जो भी एक्शन लेगी, उसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तय दिल से सरकार के साथ है और हमारी फौज के साथ है। पूरा देश शहीदों के साथ है, सेना के साथ है, देश के हर एक सैनिक के साथ है। आज का मुद्दा, आज का मौका आपसी राजनीति करने का नहीं है। आज का मौका है हम देश, पूरा देश पार्टी से ऊपर उठ के देश के साथ खड़े हों, सैनिकों के साथ खड़े हों, सेना के साथ खड़े हों। लेकिन हमारी जो सरकार है वो 24 घंटे 365 दिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। उसको आज जो फुर्सत नहीं है कि देखे कि चीन क्या कर रहा है। आज भी उनका पूरा ध्यान कांग्रेस पर है। किसी तरह कांग्रेस को बदनाम करो, किसी तरह कांग्रेस पे कोई ना कोई कमियां ढूंढो। हम कह रहे हैं लड़ाई कांग्रेस से नहीं लड़नी, देश को लड़ाई चीन से लड़नी है। हमारी जो भूभागीय अखंडता है उसकी रक्षा करनी है और उसके लिए हर एक कांग्रेसमैन, हर एक कांग्रेस का साथी देश के साथ खड़ा है। ये जो दुष्प्रचार सरकार कर रही है, सरकार को इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। और मैं कहूँगा कि भाजपा को खास तौर पर हर रोज़ नए गड़े मुर्दे उठाने की कोशिश करते हैं। कभी 62 की बात करते हैं, कभी और कोई बात करते हैं। देश आज 2020 में खड़ा है और भारत की सेना कभी भी कमज़ोर नहीं रही है, आज भी कमज़ोर नहीं है। और हम हर समस्या का, हर कोई भी हम पे आक्रमण करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। और आज जो मुद्दा है देश के साथ खड़े होने का है। आज भाजपा को
राजनीति करने से बाज आना चाहिए। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी द्वारा गोहला चीका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को घरों की चाबियों के साथ ही 621 लाभार्थियों को इस योजना के तहत चेक भी प्रदान किए गए। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी गोहला चीका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को घरों की चाबियां वितरित की और साथ ही 621 लाभार्थियों को इस योजना के तहत चेक भी प्रदान किए। नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ष 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति के सर पर 100 का लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह अपनी पूरी लोकसभा में लाभार्थियों तक इस योजना को पहुंचा रहे हैं और इस योजना का लाभ दे रहे हैं और उनके लोकसभा क्षेत्र में यह योजना लगभग प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंच चुकी है। साथ ही नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाने भी साधे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि 2022 तक इस देश में एक भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिस सर के ऊपर छत नहीं होगी। आज मुझे बड़ी खुशी है, मैं चीका के अंदर आया हूँ। यहाँ पर 621 ऐसे बेनिफिशरी थे जिनको LOI जारी की गई और उसमें से 621 में से जो पहली किस्त जिनको आज जारी की गई है, ऐसे 327 बेनिफिशरी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको 327 लोगों को पहली किस्त जारी की गई है और 221 बेनिफिशरी प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हैं जिनको दूसरी किस्त जारी की गई है और 20 ऐसे बेनिफिशरी हैं कि जिनकी तीसरी किस्त चली गई है और उनको आज हमने चाबियाँ जो कॉलोनी बनकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनकर के तैयार हुआ है, उनको आज हमने ये चाबी सौंप दी है। मेरे इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर लगभग हर जगह पर जो शहरी क्षेत्र के अंदर ये कॉलोनी बनकर के तैयार हो रही है और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, उन तक पहुँच रहा है। आज मैं चीका के अंदर यहाँ पर आया था। चीका के अंदर 20 लोगों को हमने आज चाबियाँ सौंपी हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी बेनिफिशरीज को, जो प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, जो उनका विजन है कि मेरे देश के अंदर एक भी ऐसा परिवार नहीं रहना चाहिए जिसके सर के ऊपर छत ना हो, हर सर के ऊपर छत हो। उसको लेकर के उस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज उनको सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज जो लोगों को आज कॉलोनी बन करके तैयार हुई और उनको चाबी सौंपी गई। देखिए, कांग्रेस की एक सोच थी, चाहे कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री रहा है, कोई भी योजना जो सरकार की बनती थी उस योजना के अंदर वो एक ढूंढता था कि इसमें से मेरी जेब में पैसा कहाँ से आए और वो बेनिफिट नहीं मिलता था। और उसका ये परिणाम था कि प्रधानमंत्री ने ये बयान देना पड़ा कांग्रेस के कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ परंतु नीचे 15 पैसे लगता है, 85 पैसे जेब में चला जाता है। परंतु उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कांग्रेस ने कोई भी कदम नहीं उठाया और उनकी सोच थी कि हम उस पैसे को अपनी जेब में भरें, अपना विकास करें, गरीब व्यक्ति का कोई विकास न हो और उनको उनके हालात पर छोड़ करके रखें। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो 2014 के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक इतना बड़ा विश्वास इस देश की जनता ने किया और उन्होंने जो योजनाएं बना करके सीधा सीधा उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया है। आज 1 रुपया दिल्ली से आता है, 1 रुपया बेनिफिशरी के खाते में जाता है, बीच में कोई दलाल नहीं है और कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। आज उसका परिणाम है कि जो प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट रखा था कि मेरे देश के अंदर 2022 तक एक भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिस सर के ऊपर छत नहीं होगी, हर व्यक्ति को मकान बना करके देंगे और उसका आज ये परिणाम चीका के अंदर देखने को। हरियाणा के गोला चीका से शमशेर सिंह की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। करनाल से सांसद संजय भाटिया इंद्री में जन समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे और समस्याओं के हल के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। करनाल से सांसद संजय भाटिया इंद्री में जन समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे और समस्याओं के हल के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इस मौके पर विधायक रामकुमार कश्यप सहित कई अधिकारी व भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए संजय भाटिया ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर होंगे। उन्होंने कहा कि हमें स्वयं रोजगार पैदा करने होंगे, खुद काम करने से ही देश की तरक्की होगी। कुटीर उद्योगों को लगाकर ही बेरोजगार की समस्या को दूर किया जा सकता है। कुटीर उद्योगों को लगाने से ही महात्मा गांधी जी का सपना सच हो सकता है। मैं 3 दिन करनाल में बैठूंगा और 3 दिन पानीपत बैठूंगा एक सप्ताह के अंदर। पानीपत के जो मेरे दिन तय हैं वो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार।
और मेरे करनाल कृष्णा मंदिर के जो दिन तय हैं वो हैं मंगलवार, वीरवार और शनिवार। ऐसे ही आज के वीरवार के दिन जैसे मैं इंद्री में हूँ, बाकी 6 दिन मैं और 6 विधानसभा में रहूँगा। करनाल पानीपत क्योंकि मैं 3-3 दिन बैठ रहा हूँ, इसलिए उनकी विधानसभा में अलग से बैठने का नहीं है। बाकी सारी विधानसभा में 6 दिन के अंदर कवर करूँगा। जैसे आज इंद्री में हूँ, कल मैं समालखा में हूँ, परसों मैं घरौंदा में हूँ। ऐसे मेरे दिन तय है। आज मेरे सामने एक तो देखो रोजगार से संबंधित बहुत समस्याएं हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग डीसी रेट पे लगने के लिए आते हैं, लेकिन एक लिमिट है। मैं तो बार बार यही आग्रह करता हूँ यूथ को कि अपने हाथ के काम करने को हम छोड़कर आज हम 10-10, 12-12 हज़ार के लिए हम घूमते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक संकल्प किया, स्वदेशी के लिए संकल्प किया, तो हमें छोटे मोटे रोजगार अपने हाथ के काम करने वाले हम खुद भी रोजगार लें और अपने 10 साथियों को भी रोजगार दें। मैं तो यही चाहूँगा कि परमानेंट सोल्यूशन यही है, वरना हम किसी के लिए फ़ोन करते हैं अधिकारी को, वो जो पहले लगा होता है उसको निकाल के दूसरे को रख लेते हैं, उसका घर का चूल्हा जलना बंद हो जाता है। तो इन चीज़ों को मैं तो डिस्करेज करता हूँ। बाकी अब समाज के आगे कोई जरूरतमंद आता है तो मैं मदद करने का प्रयास करता हूँ। नहीं, उन्होंने कुछ तय करके, क्योंकि वो मंत्री हैं, हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं और इस महकमे के, और माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने विचार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने मंत्रालय के अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट जारी की। खैर मैंने तो ये सुनी नहीं है, आप कह रहे हैं तो अखंडिक बात ही होगी, तो उन्होंने कुछ विचार करके ही कहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि सही लोकतंत्र वही है कि आप जब पावर्स को डिसेंट्रलाइज करते हैं, पावर को आप नीचे तक आम आदमी के हाथ में, ताकि अपने गांव की सरकार वो स्वयं बनाए और अपने गांव में विकास जो गांव की जन भावना है उसके अनुरूप कराएं। इसके लिए पंचायतों के चुनाव बहुत जरूरी है। समय पे होंगे? हाँ, समय पे होंगे। नहीं, ओवरलोड के लिए चलान, वो तो रूल रेगुलेशन है ही, ओवरलोड का तो चलान होता ही है। अब मैं तो समझता हूँ कि हमारे पास तो काफ़ी लोग ओवरलोडिंग के लेके आते हैं, और मैं अब तो दरें भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अगर ऐसा कुछ है, ओवरलोड के चलान नहीं किए जा रहे, मैं एक बार ये जानकारी ले लूँगा कि कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं और ओवरलोड के कितने चालान होते हैं। मैं एक बार जानकारी ले लूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ से ट्रक निकलते हैं, मेरी जानकारी में नहीं था। आप बड़ी इंडस्ट्री में कोई बड़ा रोजगार आप देखिए, जितनी भी हमारे यहाँ रिफाइनरी लगी, हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट लगा, और हमारे यहाँ नेशनल फर्टिलाइजर है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े वो लगे, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी इंडस्ट्री से कोई बड़े ज़्यादा रोजगार उस स्थानीय क्षेत्र के अंदर बढ़ा हो, मेरे को ऐसा देखने में लेता। रोजगार बढ़ाने का साधन तो छोटे छोटे जो गांधी जी का सपना था, जिसको मोदी जी पूरा कर रहे हैं, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग। मैं खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन भी रहा हूँ। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने दिल से उद्योग लगाए, जिन्होंने केवल लोन लेना था या सब्सिडी को यूज़ करना था, उन्होंने तो कोई रोजगार उत्पन्न नहीं किया। लेकिन ईमानदारी से जिसने दरी की फैक्ट्री लगा ली या अचार की फैक्ट्री लगा ली या चद्दर बनाने की लगा ली, उन्होंने काफ़ी लोगों खुद भी समृद्ध हुए और अपने आसपास परिवार में, गांव के अंदर रोजगार उत्पन्न किया। कोशिश करेंगे इस तरह से छोटे छोटे उद्योग लगे, लोगों को एनकरेज करेंगे, क्योंकि मैं खुद एक इस परिवार के साथ जुड़ा हूँ, मुझे अनुभव भी है, तो मैं उनके अंदर उनको अवेयरनेस कैंपेन जरूर करूँगा रोजगार के। सांसद जी, डीजल और पेट्रोल के दाम डेली बढ़ रहे हैं, इसके क्या कारण मानते हैं? नहीं, उसमें देखिए इंटरनेशनल मार्केट भी है। सबसे बड़ी बात वो ना भी हो तो जिस तरह के आज हम कोरोना जैसी महामारी से निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ जितना लॉस इंडस्ट्रिस्ट को, आम व्यक्ति को, लोगों को रोजगार का हुआ है, उसी तरह से जिस हिसाब से सरकारें और इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सिक्योरिटी के लिए हों, चाहे लोगों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए हों, चाहे गरीब को जो हम अन्न देते हैं, जो हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा के तहत, उन मनरेगा के तहत जो रोजगार देना, 100 दिन काम देना, इन सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार का एक बजट होता है। उस बजट के लिए ये डीजल हो या पेट्रोल हो या जिन चीज़ों पे आसानी से हम सेस या कोई चीज़ उपलब्ध हो सकती है, तो सरकार उसके तरीके ढूंढती है, और ऐसा कुछ है तो ऐसा ही रहा होगा। और ये कई चीज़ें दिखते आती हैं, और अब हम चाहते हैं कि लॉकडाउन, अनलॉकडाउन हुआ है तो जीवन फिर पटरी पर आ जाए। उस पटरी के लिए जो रुके हुए काम है, विकास कार्य हैं, डेली इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल के अंदर थे, कितने केसेस के अंदर उन्होंने कहा भाई अब ये लेट नहीं होना चाहिए, अब ये 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट होने चाहिए। तो इंद्री हल्के में मैं आया हूँ, आप बड़े जाब विश्वास कीजिए, मेरा हर हफ्ते आने का बनेगा। हालांकि देखने में, कल्पना करने में बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई दिन भी ऐसा खाली नहीं कि मैं फील्ड में न रहूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैं बड़ा खुश हूँ। पार्टी के देश का चुनाव मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट मंथ में
हो जाएगा, मेरे को ये लगता है। अध्यक्ष का चुनाव क्योंकि हमारे यहाँ से फीडबैक जा चुका है, बीच में लॉकडाउन हो गया था, उस वजह से 2-3 महीने 4 महीने ये रुका रहा, और मैं समझता हूँ कि अब निर्णय जो है केंद्र ने करना है, और मुझे लगता है शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय हो जाएगा। संजय भाटिया भी अध्यक्ष हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना हो सकता हूँ ना होना चाहिए। मेरा खुद का सुझाव यही है, कम से कम संजय भाटिया को नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा समय अपने लोकसभा क्षेत्र में देना चाहता हूँ। तो किन और यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता ना भी बने अध्यक्ष, अपने आप को अध्यक्ष का रूप ही मानता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का रूप मानता है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे वो मंडल अध्यक्ष है, वो उसका प्रतिरूप ही होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने साइकिल रैली निकालकर अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मनाया। इस रैली में युवाओं व आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेश है रिपोर्ट। हरियाणा के फतेहाबाद में जिला पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मनाया गया। इस दौरान शहर में एक साइकिल रैली निकालकर लोगों को नशे से होने वाले नुकसान और दुष्प्रभावों के बारे में जागृत किया गया। फतेहाबाद के डीएसपी दलजीत सिंह ने रैली का नेतृत्व करते हुए साइकिल यात्रा में भाग लिया। डीएसपी दलजीत सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि इस रैली का उद्देश्य जनता व युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। आज का जो कार्यक्रम है, इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे के नाम से पुलिस विभाग के द्वारा रतिया, टोहाना और फतेहाबाद, गुना में भी इस प्रकार की जो है ना अभी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जो हमारे जो नागरिकों ने सहयोग लिया है, हमारे जो पुलिस स्टाफ के एसएचओ साहिबान ने हर एक ने जो सहयोग लिया है, उनके लिए धन्यवाद। तो क्या साइकिल यात्रा निकाली गई, क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें? इसमें अभी आज का जो युवा है वो हमारे जो भविष्य का निर्माता है, और वो हमेशा है ना भी नशे से वो दूर रहे। बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो जिला स्तर के ऊपर सभी हमारे जो पुलिस स्टाफ है, पुलिस के एसएचओ है, वो नशे को दूर करने के लिए जो है ना मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और रिकवरी कर रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद से किशोर कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। हरियाणा की फतेहाबाद पुलिस ने बड़ी संख्या में नशीली गोलियों सहित 2 व्यक्तियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। हरियाणा की फतेहाबाद पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने नशीली गोलियों के साथ 2 व्यक्तियों को काबू किया। जानकारी देते हुए थाना सदर के एसएचओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नाके पर एक गाड़ी को रोका तो उसमें से 2 व्यक्तियों को 32,000 नशीली गोलियों के साथ काबू किया गया है। इन व्यक्तियों को अदालत में पेश करने के बाद रिमांड हासिल किया जाएगा। ये कोई गाड़ी के अंदर नशे की गोलियां लेके आ रहा है और आगे माल पंजाब में लेके जाएगा। लोकल हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक खुनन चौक पे नाकाबंदी की गई और दौरान नाकाबंदी गाड़ी को काबू किया गया, जिसके अंदर 2 शख्स पलवल के रहने वाले हैं। वहाँ से ये नशे की जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित गोली है ट्रामाडोल, उसमें 32,000 गोली हमारे को रिकवर हुई। इनके खिलाफ NDPS के FIR दर्ज की गई है और आज कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा। 26 तारीख को जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डे मनाया जा रहा है, उसको लेकर भी इसे जोड़ा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, सरकार के ये एक मुहिम है नशे के विरुद्ध, जो हमारे SP साहब के दिशा निर्देशानुसार ये कार्रवाई की गई। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये पंजाब में लेके जा रहे हैं। हाँ, आज इनका कोर्ट में पेश करके जुडिशियल रिमांड लिया जाएगा, पुलिस रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद कहाँ से लेके कहाँ लेके जा रहे थे वो सब बातें पूछताछ की जाएगी। जी गाड़ी भी बरामद हुई है? हाँ, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। ये राजस्थान से नशा लेकर आए थे? ये पलवल से। हरियाणा के फतेहाबाद से किशोर कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। अचानक हुई बरसात ने कुरुक्षेत्र की झांसा अनाज मंडी में किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इस दौरान दर्जनों किसानों की सूरजमुखी की फसल भीगकर खराब हो गई। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की झांसा अनाज मंडी में मूसलाधार बरसात के कारण सूरजमुखी की फसल न सिर्फ भीग गई बल्कि कई क्विंटल नालियों में बह गई। तस्वीरें गवाह हैं कि किसान कैसे अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहे हैं और फसल को इकट्ठा कर रहे हैं। मंडी में मौजूद एक किसान ने बताया कि उसके साथ ही दर्जनों किसानों की सूरजमुखी की फसल भीग गई है। बरसात एकाएक आ गई और मंडी में शेड व तिरपाल की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने सरकार से सहायता की मांग की है और कहा है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए।
क्या कहना चाहेंगे जी, ये तो सारी ले आए थे जी 2.5 एकड़ की मैं ले आया था, सभी जिम्मेदारों की सूरजमुखी पैगी जी। आपका इसमें कितना नुकसान हुआ 2.5 एकड़ में से? 2.5 एकड़ में ये तो तेरे सामने ये रखी नहीं आती, पूरी की पूरी बैगी है। पूरी पैगी भाई रही बरसात में, इतने में क्या रुकता था। कौन से गांव से आए आप? गोगपुर से। अच्छा, आपके साथ और भी किसान आए हैं लेके? 10 किसान खड़े मेरे साथ। तो सरकार से आपकी इस बारे में क्या मांग है? सरकार की मांग है कुछ मदद करा हमारी, सहायता करा हमारी इस बारे में। ठीक है, सरकार की गाड़ी गुजारिश है और क्या। कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। लुटेरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आते। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ऐसे ही लुटेरों को काबू किया है जो ट्रक ड्राइवर से नकदी व मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के साथ शीना झपटी करने वाले 3 आरोपियों को काबू किया है। जानकारी देते हुए जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि 17 जून 2020 को राकेश कुमार ने थाना शाहबाद को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 16 जून 2020 को वह ट्रक से कुछ सामान छोड़ने के लिए कुंजपुरा जिला करनाल जा रहा था। जब वह ट्रक को लेकर वापस घर शाहबाद जा रहा था, गांव रतनगढ़ से थोड़ी पीछे उसका ट्रक एकदम से बंद हो गया। जब वह ट्रक से नीचे उतरकर ट्रक के इंजन को चेक करने लगा तो 3-4 व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की और नकदी व मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करने के बाद आरोपियों को काबू कर लिया है। 6/2006 को ट्रक ड्राइवर राकेश कुमार सैदावाड़ा मोहल्ला ट्रक को लेकर करनाल से शाहबाद आ रहा था, तो रतनगढ़ के पास उसके ट्रक खराब हो गया। तो ट्रक खराब होने के बाद वो अपने ट्रक को आगे बोनट खोल के देखने लगा तो जिटोड़ के पास खेतों से 3-4 लड़के आए और उसके साथ मार पिटाई की और उसका एक मोबाइल फ़ोन 33,000 रुपये और एक बैंक चेक छीन कर ले गए, जिस पर मुकदमा नंबर 298 दिनांक 17/6/2020 अंडर सेक्शन 379 BIPC थाना शाहबाद दर्ज रजिस्टर किया गया। उसके बाद मुकदमा में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी गिरफ्तारी में गया है, जो जल्दी उसको भी गिरफ्तार करके पेश अदालत किया जाए। हरियाणा के शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।